हेलो एंड वेलकम। आर्टिकल 14, 15 हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है आर्टिकल 16, 17 और 18 और फिर इसके साथ आपका राइट टू इक्वालिटी खत्म हुआ। आर्टिकल 14 हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना था। क्यों? क्योंकि जो ये 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर 14, 15, 16, 17, 18, इनमें से आर्टिकल 14 बेस है, जनरल इक्वालिटी लाने की बात कर रहा है। इसीलिए आर्टिकल 14 थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया। ओके, आर्टिकल 14 भी सिटीजन्स के लिए था, 15 भी सिटीजन्स के लिए था और ये 16 भी सिटीजन्स के लिए ही है। आर्टिकल 16 किन के लिए है? सिटीजन्स के लिए है। अच्छा, सिटीजन्स का ये फंडामेंटल राइट है सर, फॉरेनर का नहीं है, मान लिया। मगर इस आर्टिकल 16 से सिटीजन्स को मिलता क्या है? कौन सा राइट मिलता है? देख लीजिए। सिटीजन्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने के लिए, गवर्नमेंट प्रमोशंस के लिए, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, लेकिन फॉरेनर को नहीं, सिटीजन का ये राइट है। तो ये राइट सिटीजन का है कि अपॉर्चुनिटी बराबर होगी सिटीजन्स में इन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहां तक तो ठीक है सर, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, यहां पे लिखा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये फंडामेंटल राइट नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी या कोई भी अगेंस्ट स्टेट। तो याद रखना, ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16, इट इज अवेलेबल फॉर सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। फिर से बोलूं, यह आर्टिकल किसके लिए अवेलेबल है? सिटीजन के लिए। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। यहां पे प्राइवेट नहीं बोलना और यहां पे फॉरेनर नहीं बोलना। अच्छा सर, स्टेट करेगा सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन? किस किस ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? 7 ग्राउंड्स पे स्टेट कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है, क्योंकि स्टेट्स में ज्यादा गवर्नमेंट आता है। 7 ग्राउंड्स पे स्टेट या गवर्नमेंट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन इन सिटीजन्स के दरमियान इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के मामले में। अब 7 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं सर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। इससे पहले वाला आर्टिकल, वो आर्टिकल बोलता था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन ये डिसेंट और रेजिडेंस इस आर्टिकल 16 में ज्यादा है। आर्टिकल 15 5 ग्राउंड्स के बारे में बात कर रहा था। आर्टिकल 17 में 7 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। कौन कौन से 7 ग्राउंड्स है वो आपके सामने है। मगर डिसेंट क्या होता है, रेजिडेंस क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री से अगर आया हुआ है या वहां पे बॉर्न हुआ है या उस कंट्री को बिलोंग करता था, फिर हमारी कंट्री में वो आया रहने, मतलब फॉरेनर जिसको सिटीजनशिप मिली। यहां पे सिटीजन लिखा है, ऐसा नहीं सोचना कि फॉरेनर है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट है। कोई फॉरेनर बाहर से आएगा, बोलेगा अरे मैं भी अकाउंटेंट असिस्टेंट का फॉर्म भरूंगा, कोई फॉरेनर आएगा बोलेगा मैं भी सुपरवाइजर जेके एसएसबी का फॉर्म भरूंगा, ऐसा नहीं है। सिटीजन के लिए ही है ये। मगर हां, डिसेंट का मतलब है फॉरेन कंट्री से कोई बंदा है, वहां पे उसका ओरिजिनल होम था, लेकिन वो यहां पे फिर आया, बना सिटीजन यहां का। आपने पढ़ना है ना, आपने नहीं पढ़ना वैसे यहां पे, लेकिन पढ़ा हुआ होगा ना बाय डिसेंट सिटीजनशिप कैसे मिलती है। तो ठीक है, मतलब डिसेंट का मतलब है कि कोई दूसरी कंट्री का या दूसरा ओरिजिन है उसका, लेकिन है यहां पे वो, ठीक है, उसके पेरेंट्स वहां पे मान लीजिए, लेकिन है यहां पे वो, अभी उसको सिटीजनशिप यहां पे मिली है, उसको सिटीजनशिप यहां पे मिली है। शॉर्ट में उसको सिटीजनशिप यहां पे मिली है। बाय डिसेंट का मतलब यही होता है। चलो, रेजिडेंस का मतलब क्या है? जहां पे वो एक्चुअल में रह रहा है, जहां पे उसकी एक्चुअल जहां पे वो रह रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, इन ग्राउंड्स पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अरे तू तो पहले पाकिस्तान का था, अब तू बन गया सिटीजन, अब तू फॉर्म नहीं भरेगा। नहीं भाई, वो कर सकता है केस अगेंस्ट स्टेट, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। रेजिडेंस पे नहीं होगा। किसी को बोलेगा अरे जम्मू वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, सिर्फ कश्मीर वाले भरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेस ऑफ बर्थ, कोई किसी फॉर एग्जांपल जम्मू में रेजिडेंस है, लेकिन वो उसकी बर्थ हो गई है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसकी बर्थ हो गई है लेह में, तो ऐसा नहीं बोल सकते
हाँ भाई लह में तू बॉर्न हुआ था, अब तू जम्मू का फॉर्म नहीं भर सकता। ऐसे नहीं चल सकता। रिलीजन ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई वो वाले रिलीजन ही बस फॉर्म भर लीजिए, अप्लाई कीजिए, उनको ही प्रमोशन मिलेगा, उनको ही अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, उनको ही पब्लिक ऑफिस में बिठाया जा सकता है, उनको ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। रेस, कास्ट, सेक्स पता ही आपको, पुराने लेक्चर में मैंने शायद बताया है। अब यहां तक तो ठीक है, एक्सेप्शंस इसकी भी है क्योंकि हर आर्टिकल की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है। देखो रेजिडेंस के मामले में कभी कभी स्टेट रेजिडेंस के मामले में बना सकता है, मतलब एक ग्राउंड कि बोल सकता है हाँ भाई फलानी रेजिडेंस वाले ही ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ रेजिडेंस वाले के रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में अगर कम हुई हो, कोई पहाड़ पे रह रहा है और पहाड़ियों के ज्यादातर रिप्रेजेंटेशन अगर जॉब्स में कम देखे गए तो वहां पे तो ये कंडीशनल है, ये ऐसा नहीं कि रेगुलर है। स्टेट कर सकता है ऐसा, ये एक्सेप्शन है। स्टेट कर सकता है सेक्स में डिस्क्रिमिनेशन, वैसे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली आर्टिकल 16 में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम इनको बराबर ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कहीं पे कम है, उसको जॉब्स देंगे, बराबर लाएंगे। देखो आपको पता है सेक्स पे अभी अभी आपने सुना ही होगा, जो ये सुपरवाइजर का फॉर्म है वो सिर्फ फीमेल भर सकती हैं, ठीक है? तो फीमेल भर सकती है सुपरवाइजर का फॉर्म, तो हुई ना सेक्स पे डिस्क्रिमिनेशन, आप बोलोगे ना, तो इसीलिए ये एक्सेप्शंस है, ठीक है? ये एक्सेप्शंस है आर्टिकल 16 की। वरना तो आप बोलोगे सर कैसे भरा सुपरवाइजर सिर्फ फीमेल फॉर्म, मैं तो मेल हूं, इक्वालिटी तो होनी चाहिए, ये आर्टिकल 16 मेरा फंडामेंटल राइट है, वायलेट कर रहा है स्टेट। ऐसा नहीं है, जब कंडीशन लगे तब एक्सेप्शंस हो सकते हैं और ये स्टेट कर सकता है। स्टेट कर सकता है ये कि कंडीशन बना के हाँ भाई ये रिप्रेजेंटेशन इनका कम है, या इनकी ज़रूरत वहीं पे है, या इनका जॉब वहीं होना चाहिए, या इनको जॉब नहीं मिल रहा, कुछ भी। ओबीसी ओके, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए एक्सेप्शंस है कुछ आर्टिकल 16 के। एक्चुअली इनकी रिप्रेजेंटेशन कम है, इनका रोल कम था, ये बैकवर्ड थे, इनको पुराने जमाने से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, तो थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट के लिए एक्सेप्शंस आए हैं, ठीक है? अच्छा एक बात है, मंडल कमीशन शायद आपने पढ़ा ही होगा, मंडल कमीशन 1979 में आपने सुना होगा इसके बारे में। 1979 में बनाया गया, इसने फिर बाद में रिपोर्ट ये दी थी। इसको क्यों बनाया गया? हाँ भाई आप देखो कितना रिजर्वेशन दे दे ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और सोशली और बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनको आप बोलो कितना रिजर्वेशन देना है। तो मंडल कमीशन ने पता है क्या बोला? ओबीसी को आपको रिजर्वेशन देना चाहिए 27%। और फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया इसको। गवर्नमेंट ने बाद में, मैं डायरेक्टली जा रहा हूं, ज्यादा केसेस के अंदर नहीं घुस रहा हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे बहुत डीप हो रहा है। तो बाद में गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ भाई ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में क्या बोला? हाँ भाई ठीक है, ये 27% ठीक है, लेकिन क्रीमी लेयर को निकालिए, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया। क्रीमी लेयर मतलब जो हाई क्लास, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या हाई क्लासेस के जो बच्चे हैं जो कि बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पे उन बच्चों को बोला जाता है, वो बच्चे हैं क्रीमी लेयर के बच्चे, उसको निकालो इस रिजर्वेशन कोटा से, ये मैंने आपको बोला। और टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सीलिंग 50% है, उसके ऊपर नॉर्मल कंडीशंस में रिजर्वेशन नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर 50% के ऊपर। अब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 यहां पे देखो, ये किसी भी पर्सन के लिए है। आर्टिकल 17 किसके लिए है? किसी भी पर्सन के लिए। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कोई भी किसी भी पर्सन के लिए है ये, मतलब फॉरेनर, जहां पे भी एनी पर्सन हो वहां का मतलब फॉरेनर भी है, सिटीजन भी है। अब ये किसके खिलाफ है? आर्टिकल 17 ये अगेंस्ट स्टेट भी है और प्राइवेट भी है। जैसे कि आर्टिकल 16 तो अगेंस्ट स्टेट है, आर्टिकल 15 अगेंस्ट प्राइवेट भी, स्टेट भी, और ये भी अगेंस्ट प्राइवेट और स्टेट है, दोनों का दोनों। अब देखो इसको, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गया, क्यों? इक्वालिटी लानी है ना, हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करो, अब कोई अनटचेबल नहीं है, अब शूद्रास बराबर है, मतलब ये एक्चुअली क्या लाने की कोशिश कर रहा है? इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब ये ठीक है, लोअर क्लास जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये आर्टिकल्स है। अब याद रखना, इसके लिए एनी पर्सन तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन लॉ जो इसके लिए बनाया गया वो लॉ इशारा दे रहा है एनी पर्सन की तरफ, कि ये किसी भी पर्सन के लिए ये फंडामेंटल राइट है, कोई भी पर्सन ये फंडामेंटल राइट एंजॉय कर सकता है। ये एक्चुअली लॉ के अंदर ये पता चलती है, ये बात लॉ का इशारा है, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं है। अच्छा समझो इस बात को, लॉ जो है बनाया गया
कौन सा ला? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। मगर वो उतना जबरदस्त खतरनाक नहीं था, फिर भी होती थी क्या? फिर भी होता था ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी को पूरा हटाने के लिए इसी लॉ को रीनेम किया गया, कुछ अमेंडमेंट्स लाए, कुछ चेंजेस लाए, स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया, जबरदस्त लॉ बनाया ताकि ज्यादा खतरनाक एक्शन ली जाए। और इसी लॉ को फिर दूसरा नाम रीनेम किया गया, क्या? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो कि थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट था, जो कि इस लॉ से थोड़ा सा स्ट्रांग था, जो कि इस लॉ से ज्यादा सजा देता था। ठीक है, ओके, जो कि इस लॉ से ज्यादा अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करता था। वो क्या पनिशमेंट की बात कर रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और किन को पनिशमेंट होनी चाहिए, ऑफेंसेस कौन क्रिएट करेगा, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे पनिशमेंट, जिसने ऑफेंस किया उसको पनिशमेंट ये लॉ क्या देता है, जो ये लॉ बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। पनिशमेंट है कि फाइन लगेगा, नॉर्मली 500 to 600 लगेगा फाइन। उसके बाद पनिशमेंट ये है कि अगर ये प्रैक्टिस हुआ तो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है कुछ साल, नहीं तो किसी किसी केस में दोनों भी हो सकता है। अब यहां तक डिपेंड करेगा स्टेट पे। याद समझो इस बात को, फाइन भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसने ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया और जिसने ऑफेंस किया, जिसको मतलब जिसके खिलाफ ये पता चला कि इसने ऑफेंस किया हुआ है अच्छी तरह, और यहां पे समझो इस बात को कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड होता है फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही पार्लियामेंट का ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब सर कौन ये ऑफेंस करेगा, कौन ये जुर्म करेगा, किस तरह पता चलेगा किसने जुर्म किया? समझो इस बात को। ऑफेंसेस क्या क्या है, ऑफेंस देखो क्या क्या है, ये आपके सामने जुर्म है। अगर ये करोगे तो आपके ऊपर भी फाइन लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। देखो ना 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है लगभग, और 5 से 600 का फाइन लग सकता है। 6 मंथ्स 5 से 600 फाइन, या दोनों के दोनों, या अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो भाई, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, तो इतना हो सकता है आपके ऊपर। तो ये जानना जरूरी है कि किस तरह से मैं अनटचेबिलिटी एक्ट को वायलेट कर रहा हूं। देखो भाई आपके सामने, अगर आप किसी को रोक रहे हो शॉप में या होटल में या पब्लिक प्लेसेस में आने के लिए, या हॉस्पिटल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आने के लिए, या हॉस्टल में या पब्लिक वर्शिप में आने के लिए, अगर आप किसी को रोक रहे हो, इस बात पे रोक रहे हो कि वो अनटचेबल है, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, इस बात पे रोक रहे हो कि वो अनटचेबल है, वो लोअर कास्ट है, उसकी कास्ट कुछ और है, तो वो अनटचेबल की कास्ट में आता है, पहले जमाने में अनटचेबल था, अब भी वो अनटचेबल है, ऐसा कुछ अगर आप बोलो तो आपके ऊपर ये केस हो सकता है। मगर इसको बात को जानना जरूरी है कि शॉप में, होटल में, पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्टल में रोकना इस बात पे कि वो अनटचेबल है। आप अगर उसको इंसल्ट भी करोगे ना कि भाई अनटचेबल, तो भी केस हो सकता है। आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं गवर्नमेंट की बात, क्योंकि ये प्राइवेट के खिलाफ भी है। समझना इस बात को, दिमाग में रखना, ऐसा नहीं करना। और इतना ही नहीं, पब्लिक वर्शिप पे भी आपने अगर उसको रोका तो वो भी होगा। लेकिन पब्लिक वर्शिप पे तो सर हम रोक सकते हैं, सर वर्शिप हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। भाई लिखा है अनटचेबिलिटी के केस में अगर आपने रोका, अगर आपने उसको बोला अनटचेबल, तब ये हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आया। हाँ, प्राइवेट वर्शिप नहीं, अगर आपने घर में कोई बनाया है, घर में आप रोक सकते हो। अगर आप घर में कोई पूजा कर रहे हो या नमाज पढ़ो या कुछ भी, आप रोक सकते हो। हाँ भाई मेरे पास मत आ जाओ, ये पब्लिक वर्शिप है, ये प्राइवेट वर्शिप है, आप रोक सकते हो। हाँ, घर में आने से भी आप रोक सकते हो, घर के अंदर भी आप रोक सकते हो, लेकिन जो आपने बिजनेस पर्पज के लिए रखा है, शॉप होटल, आप नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन हाँ यहां तक है, आप उसको आराम से रोके, इंसल्ट नहीं करना, क्योंकि इंसल्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसल्ट नहीं करनी है, इंसल्ट तो फिर कहीं पे बिजनेस के बगैर भी हो जाएगा ना, कहीं पे भी घर के अंदर आने की कोशिश की किसी ने तो आपने बहुत इंसल्ट कर ली। चलो ठीक है, उसके बाद है मतलब चोर नहीं अगर चोर आए तो आप इंसल्ट कीजिए, मारिए उसको। मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, अगर कोई आया मतलब तो ऐसे समझ लें, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं आपके दिमाग में अरे चोर अगर आया तो मैंने रोका, वो केस करेगा अच्छा देखना है ना वो किस इरादे से या क्या बात थी। आर्टिकल 18 जो है एनी पर्सन
एनी पर्सन के खिलाफ के लिए है ये, किसी भी पर्सन के लिए है ये, कोई भी पर्सन जो है वो इस आर्टिकल 18 को एंजॉय कर सकता है और बोल सकता है देखो 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 देखो, स्टेट दे रहा है टाइटल, मेरा वायलेट कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए टाइटल दे रहा है। उस स्टेट ने टाइटल दिया या किसी प्राइवेट ने टाइटल रिसीव किया या फॉरेन से टाइटल किसने रिसीव किया या स्टेट ने किसी को दिया टाइटल। मतलब की बात यह है कि आप बोल सकते हो अरे भाई टाइटल क्यों ले रहे हो, अरे तुम्हारे टाइटल लेने से मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा, इक्वलिटी कहां रही, तू टाइटल ले रहा है। समझाया, इतना समझाया। अभी आपको अच्छी तरह समझाएंगे। किसी भी पर्सन, वैसे डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन समझ आ जाता है कि किसी भी पर्सन के लिए है ये। आर्टिकल 18 जो है वो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करता है, टाइटल्स को हटाने की बात करता है। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है कोई हेरिडिटी टाइटल, तो कोई नोबल टाइटल मिला है उसको, नोबेलिटी की। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा मैं हूं महाराजा, मैं दीवान का बेटा हूं, मैं मुगल का बेटा हूं या मैं मुगल हूं, मैं राज बहादुर हूं या राज बहादुर हूं। ये एक्चुअली राज बहादुर, दीवान, एक्चुअली ये कुछ पोस्ट्स ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किए थे और वो पोस्ट्स थोड़े से हाई लेवल पोस्ट्स थे, उनके उनमें और बाकी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसीलिए इन टाइटल्स को हटाने की बात की गई। और ये हेरिडिटी टाइटल्स है। महाराजा का बेटा महाराजा, कोई काम करने के बगैर ही वो महाराजा बन गया, वो कैसे हमसे ऊपर हो सकता है बिना कोई काम के? हाँ, अगर काम करे, नेशनल अवार्ड्स जीते एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है ना, या मिलिट्री में कोई अवार्ड ले लो तो ठीक है, मगर हाँ याद रखना एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये टाइटल्स का मतलब क्या होता है? ये टाइटल्स का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी टाइटल्स। कौन कौन से हेरिडिटी टाइटल्स एबॉलिश हो गए? ये देखो, ये पुराने जमाने में होते थे यूज, आज नहीं होते। हेरिडिटी टाइटल्स एबॉलिश हो गए। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन समझो इस बात को। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नेशनल अवार्ड्स आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं, आप अवार्ड्स ले सकते हो, आप एकेडमिक अवार्ड्स भी ले सकते हो, मिलिट्री अवार्ड्स भी ले सकते हो, आप नेशनल अवार्ड्स ले लो, कोई मसला नहीं, आप अवार्ड्स लीजिए, कोई मसला नहीं, वो वैलिड है। लेकिन आप उस अवार्ड का नाम प्रीफिक्स और सुफिक्स में नहीं डालेंगे। प्रीफिक्स होता है अपने नाम से पहले, सुफिक्स होता है अपने नाम के बाद में। जैसे कि आप नहीं बोलोगे मेरा नाम है भारत रत्ना आफाक, मेरा नाम है आफाक पद्मश्री, डाला ना सुफिक्स में भी प्रीफिक्स में भी, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। आपने अगर ये भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्मश्री लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, स्टेट देगा ये। देखो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में ये भी इशारा है, स्टेट नहीं देगा टाइटल्स, लेकिन यहां पे बोला गया हाँ स्टेट दे देगा टाइटल्स, टेंशन मत ले लो, ये टाइटल्स आप दीजिए। अगर आपको लगता है एकेडमिक या मिलिट्री अवार्ड देना पड़ेगा या नेशनल अवार्ड यहां पे इतने इंपॉर्टेंट है, आप दीजिए, इससे इंस्पिरेशन होगी। लेकिन हाँ, जिसने ये टाइटल लिया, अवार्ड लिया, वो नहीं करेगा अपने नाम के साथ यूज। ये एक्सेप्शंस है, हम हर एक आर्टिकल के साथ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल 18 के यही एक्सेप्शंस हैं कि टाइटल्स का एबॉलिश हो गया, लेकिन जो एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स हैं, जो एजुकेशनल एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स है, सॉरी, वो ले सकते हैं, वो स्टेट दे सकता है, हम भी ले सकते हैं, स्टेट भी दे सकता है। अब हम नीचे सीखेंगे, ये हम भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, स्टेट भी दे सकता है, इसका मतलब क्या? नॉर्मली हम टाइटल बाकी कोई स्टेट से नहीं ले सकते या फॉरेन से नहीं ले सकते। स्टेट हमको कोई टाइटल नहीं देगा, हम फॉरेनर कोई हमारी कंट्री में है वो भी फॉरेन से टाइटल नहीं लेगा, स्टेट हमारी कंट्री का कोई वो भी फॉरेन से टाइटल नहीं लेगा। ये मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो ये समझाने से पहले आपको सवाल मैं पूछूंगा, आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो गए इस टॉपिक को, समझो इस बात को। किसके लिए ये आर्टिकल 18 है? एनी पर्सन। अच्छा, किसके खिलाफ ये आर्टिकल 18 है? याद रखना, स्टेट के खिलाफ। भाई घर में आपको कोई बोलता है अरे मेरे महाराजा इधर आओ, आप नहीं बोलो अरे मम्मा धीरे बोलो, इससे दूसरे का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्राइवेट के खिलाफ नहीं। घर में आपको बोलेगा अच्छा मेरा राजा इधर आओ, मेरा दीवान इधर आओ, तो आप ऐसा नहीं बोलना, अरे मम्मा जी ऐसा मत बोलिए, कोई दूसरा सुनेगा बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, कैसे इसको मिला टाइटल, कैसे इसको दिया मम्मा ने टाइटल। तो याद रखना ये अगेंस्ट स्टेट है, प्राइवेट कुछ भी बोल सकता है, गवर्नमेंट नहीं किसी को टाइटल दे सकता, गवर्नमेंट के फील्ड में किसी को टाइटल नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं दे सकता किसी को टाइटल, समझो इस बात को। अब यहां तक तो ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में ये क्यों लाया है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स और बाकी आर्टिकल्स? इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना हम हर जगह। अच्छा सर ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करना है, लेकिन कौन से टाइटल्स? हेरिडिटी टाइटल्स। अच्छा सर क्या मिलिट्री टाइटल्स या एकेडमिक टाइटल्स या नेशनल अवार्ड्स ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हो आप। अच्छा सर क्या हम उसको अवार्ड को यूज कर सकते हैं?
यूज कर सकते हैं अपने नाम के साथ? बिल्कुल यूज नहीं कर सकते आप अपने नाम के साथ, आप अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शंस ही है ना, कुछ अवार्ड्स स्टेट देता है, नहीं तो स्टेट को बिल्कुल नहीं देना है अवार्ड। समझो इस बात को आप। चार चीजें हैं इस आर्टिकल के अंदर। एक ये है, स्टेट नहीं देगा किसी भी बंदे को अवार्ड, किसी भी पर्सन को, चाहे फॉरेनर हो या नेशनल हो, एक्सेप्ट एकेडमिक या मिलिट्री अवार्ड्स। ये एक्सेप्शंस है, दे सकता है भारत रत्न और बाकी चीजें अवार्ड्स दे सकता है, एकेडमिक और मिलिट्री के बगैर नहीं दे सकता। दूसरी चीज समझो, सिटीजन भी, हमारी कंट्री का सिटीजन, फॉरेनर नहीं, सिटीजन, सिटीजन नहीं ले सकता, नहीं एक्सेप्ट कर सकता फॉरेन कंट्री से अवार्ड। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो मजा है, मैं सिटीजन हूं, मुझे बोला गया इस आर्टिकल ने कि आप फॉरेन कंट्री से अवार्ड नहीं लोगे। सर मैं तो इंडिया से अवार्ड ले सकता हूं ना। भाई जब स्टेट आपको देगा ही नहीं तो आप क्या लोगे? पहला क्या बोलता है, पहला क्लास इसके अंदर क्या है कि स्टेट देगा ही नहीं अवार्ड, तो आप क्या लोगे? इसीलिए दूसरा क्लास इसके बारे में नहीं है, फॉरेन के बारे में है। तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट किसी भी इंसान को, फॉरेनर या नेशनल को अवार्ड नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। सिटीजन नहीं ले सकता फॉरेनर से अवार्ड। अच्छा, फॉरेनर जो हमारी कंट्री में काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि फॉरेनर फॉरेनर में है, फॉरेनर फॉरेनर फॉरेनर, एक सेकंड अजान हो गई, एक सेकंड। अच्छा, तो जो ये फॉरेनर है ना, ये भी फॉरेन कंट्री से अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मगर याद रखना, आप बोलोगे सर फॉरेनर क्यों नहीं जा सकता, मतलब एक्सेप्ट कर सकता? वो फॉरेनर जो स्टेट के अंदर काम करता है, जो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेनर काम करता है, कोई स्टेट के अंदर काम करता है या फॉरेनर यहाँ पे काम करता है, उसको फॉरेन में से अवार्ड लेने के लिए पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। तो फॉरेनर जो हमारे स्टेट के अंदर काम करता है, फॉरेनर जो हमारे स्टेट के अंदर काम करता है, वो नहीं कर सकता एक्सेप्ट अवार्ड फॉरेन से। अगर वो करेगा, उसको अगर करना होगा, तब उसको कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का। ठीक है, समझा इस बात को? मतलब वो नहीं कर सकता एक्सेप्ट अवार्ड फॉरेन से विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद स्टेट जो हमारी कंट्री में जो स्टेट है, वो भी फॉरेन से एक्सेप्ट अवार्ड नहीं कर सकता। फॉरेन से वो अवार्ड, एमोलमेंट्स या गिफ्ट्स या मतलब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कब तक? जब तक प्रेसिडेंट कंसेंट ना दे, प्रेसिडेंट इजाजत ना दे। ठीक है, समझा इस बात को आपने? मेरे हिसाब से क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे बाकी के आर्टिकल्स कल, और जल्दी जल्दी हम अब खत्म करेंगे बाकी चीजें। ठीक है, ओके बाय।